साल 2026 और पूरी दुनिया क्रिस्टोफर नोलन की मूवी द ओडिसी की वाहवाही कर रही है। अगर आप भी मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो देखते जाइए, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा। फिल्म की वाहवाही सब कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात इसकी स्टार कास्ट या बजट नहीं है, बल्कि इसकी कहानी है। क्योंकि ये कहानी आज की नहीं, लगभग 3000 साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जिसने पश्चिमी दुनिया के साहित्य, सिनेमा और कहानी कहने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपने ब्रैड पिट की फिल्म ट्रॉय देखी है तो आपको याद होगा कि फिल्म के अंत में एक विशाल लकड़ी के घोड़े की मदद से ट्रॉय शहर पर कब्जा कर लिया जाता है और वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस युद्ध के बाद क्या हुआ? जिस राजा ने ट्रोजन हॉर्स की योजना बनाई, क्या वह अपने घर लौट पाया? क्या वजह थी कि सिर्फ कुछ दिनों का समुद्री सफर पूरे 10 साल में बदल गया? और आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में कि क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी अगली फिल्म के लिए इसी महाकाव्य को चुना? सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रॉय के युद्ध से। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे महान कहानियों में से कौन सी कहानियां हैं, तो भारत में ज़्यादातर लोग रामायण या महाभारत का नाम लेंगे। लेकिन अगर यही सवाल यूरोप या अमेरिका में पूछें तो एक नाम लगभग हर सूची में मिलेगा, द ओडिसी। लगभग 3000 साल पहले लिखी गई एक ऐसी कहानी जिसने पश्चिमी दुनिया के साहित्य, फिल्मों और कहानी कहने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब उसी कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं क्रिस्टोफर नोलन। लेकिन भारत में बहुत से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर द ओडिसी है क्या? क्या ये किसी सच्ची घटना पर आधारित है? क्या ये सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानी है, या फिर ये किसी युद्ध की कहानी है? सच ये है कि द ओडिसी इन सबका मिक्सअप है, मिश्रण है। एक ऐसी यात्रा की कहानी है जो सिर्फ समुद्र पार करने की नहीं, बल्कि एक इंसान के धैर्य, बुद्धिमानी और घर लौटने की इच्छा की कहानी है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें लगभग 3000 साल पीछे जाना होगा। उस समय जब भूमध्य सागर के किनारे एक बेहद समृद्ध शहर हुआ करता था। उसका नाम था ट्रॉय। आज का ट्रॉय आधुनिक तुर्की के उत्तर पश्चिमी हिस्से में माना जाता है। पुरातत्वविदों को वहां एक प्राचीन शहर के अवशेष भी मिले हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये ट्रॉय था या नहीं। इतिहासकार अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि महाकाव्य में वर्णित ट्रॉय का युद्ध पूरी तरीके से ऐतिहासिक घटना था या इतिहास और मिथक का मिश्रण। महाकाव्य के अनुसार ट्रॉय सिर्फ एक शहर नहीं था, ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और यूरोप और एशिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार पर उसका नियंत्रण था। यही वजह थी कि वह बेहद समृद्ध और शक्तिशाली था। लेकिन इतिहास में उसका नाम सिर्फ उसकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे युद्ध की वजह से दर्ज हुआ जो पूरे 10 साल तक चला। कहानी की शुरुआत होती है स्पार्टा की रानी हेलन से और ट्रॉय के राजकुमार पेरिस से। महाकाव्य के अनुसार पेरिस हेलन को अपने साथ ट्रॉय ले जाता है। कुछ लोग इसे प्रेम की कहानी कहते हैं और कुछ इसे अपहरण मानते हैं। लेकिन एक बात तय थी, स्पार्टा के राजा मेनेलॉस ने इसे पूरे यूनान का अपमान माना और यहीं से शुरू हुआ ट्रोजन वॉर। यूनान के अलग अलग राज्यों ने अपनी सेनाएं भेजी। उनमें सबसे प्रसिद्ध योद्धा था एक्लीज। लेकिन एक और राजा था जो युद्ध के मैदान में अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से जीतता था। उसका नाम था ओडिसियस और यही इंसान आगे चलकर द ओडिसी का नायक बना। ट्रॉय का युद्ध जिसने इतिहास और मिथक की रेखा धुंधली कर दी। ट्रॉय का युद्ध शुरू तो हो गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक चलेगा। यूनान की सबसे बड़ी सेना, दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा और दूसरी तरफ था ट्रॉय, एक ऐसा शहर जिसकी ऊंची और मजबूत दीवारें उसे लगभग अभेद बनाती थीं। 10 साल तक यूनानी सेना ने हर तरीका आजमाया, सीधे हमले किए, घेराबंदी की, लेकिन ट्रॉय की दीवारें नहीं टूटी। यहीं पर कहानी में आता है एक ऐसा किरदार जो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है, ओडिसियस। ओडिसियस इथाका नाम के एक छोटे से द्वीप का राजा था। वो युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा तो नहीं था, लेकिन अगर कोई दुश्मन की चाल समझ सकता था या फिर एक ऐसी प्लानिंग बना सकता था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सके, तो वो ओडिसियस ही था। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तब उसी ने एक प्लानिंग बनाई। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया जाए, इतना बड़ा कि उसके अंदर कुछ चुनिंदा सैनिक छिप सकें। योजना ये थी कि बाकी पूरी यूनानी सेना पीछे हटने का नाटक करेगी और ट्रॉय के लोग ये मान लेंगे कि युद्ध खत्म हो चुका है। और यही हुआ। सुबह ट्रॉय के लोगों ने देखा कि समुद्र किनारे सिर्फ एक विशाल लकड़ी का घोड़ा खड़ा है, दुश्मन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोगों ने कहा कि ये जीत का उपहार है,
लेकिन कुछ लोगों ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भाई यूनानियों के किसी भी उपहार पर भरोसा मत करना, लेकिन जीत का जश्न अक्सर इंसान से सबसे बड़ी गलती करवा ही देता है। घोड़े को शहर के अंदर ले जाया गया, रात हुई, जश्न शुरू हुआ और पूरा शहर गहरी नींद में सो गया। तभी लकड़ी के घोड़े से अंदर छिपे सैनिक बाहर निकले और उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए। बाहर छिपी पूरी यूनानी सेना वापस लौट आई और देखते ही देखते ट्रॉय का अंत हो गया। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या ट्रोजन हॉर्स की कहानी सच है? तो इसका कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सचमुच एक लकड़ी का घोड़ा था। कुछ का मानना है कि घोड़ा किसी युद्ध मशीन या सैन्य रणनीति का प्रतीक हो सकता है, और कुछ विद्वानों के अनुसार ये पूरी घटना एक साहित्यिक रूपक हो सकती है। यानी हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ट्रोजन हॉर्स वास्तव में था या नहीं, लेकिन एक बात तय है, इस कहानी ने दुनिया की कल्पना पर इतना गहरा असर डाला कि ट्रोजन हॉर्स आज भी धोखे से जीत हासिल करने का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक माना जाता है। और यही ब्रैड पिट की फिल्म ट्रॉय लगभग खत्म होती है। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद जब सभी राजा अपने अपने घर लौट रहे थे, तब ओडिसियस को लगा कि अब वह भी कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी पिनेलोपी और बेटे टेलीमेकस से मिल लेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है, और यही परीक्षा द ओडिसी की कहानी बनती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजा के घर लौटने की कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में द ओडिसी को दुनिया की पहली एडवेंचर जर्नी भी कहा जाता है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इंसान का डर, लालच, धैर्य, बुद्धिमानी और उम्मीद सब कुछ मौजूद है। ट्रॉय का युद्ध जीतने के बाद ओडिसियस अपने राज्य इथाका लौटने के लिए समुद्र में निकलता है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यही वह जगह है जहाँ कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। प्राचीन यूनानी मान्यता के अनुसार समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, समुद्र पर शासन करते थे देवता पोसाइडन, और यहीं से ओसिडियस का सामना ऐसी ताकतों से होता है जिन्हें आज हम यूनानी मिथकों के सबसे प्रसिद्ध किरदारों के रूप में जानते हैं। एक विशाल का एक आंख वाला दैत्य, एक रहस्यमय जादूकरनी, और एक ऐसी सायरन्स जिनकी आवाज़ नाविकों को मौत की तरफ खींच ले जाती थी, और समुद्र के ऐसे रहस्य जिनसे बच निकलना लगभग असंभव माना जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन किरदारों को सिर्फ राक्षस मानना सही नहीं होगा। साहित्य के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इंसान के अलग अलग कमजोरियों और चुनौतियों के प्रतीक भी हैं। कहीं अहंकार, कहीं लालच, कहीं प्रलोभन और कहीं धैर्य की परीक्षा। यही वजह है कि द ओडिसी सिर्फ एक मिथ की एक कहानी नहीं है, ये इंसानी संघर्ष की कहानी बन गई है। यही कारण है कि लगभग 3000 साल बाद भी ये महाकाव्य दुनिया भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों और साहित्य की पढ़ाई का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्रिस्टोफर नोलन ने इसी कहानी को क्यों चुना? अगर आपने नोलन की पिछली फिल्में देखी है तो एक बात जरूर नोटिस की होगी, उन्हें ऐसे किरदार पसंद हैं जो सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के संघर्ष से भी लड़ते हैं। मेमेंटो में याददाश्त, इंसेप्शन में सपनों की दुनिया, इंटरस्टेलर में समय और ओपनहाइमर में अपराध बोध, और अब द ओडिसी में एक ऐसा इंसान जो युद्ध तो जीत चुका है लेकिन अपनी सबसे कठिन लड़ाई अभी लड़ना बाकी है। यही वजह है कि दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों को लगता है कि नोलन इस कहानी को सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक गहरे अनुभव की तरह पेश कर सकते हैं, और शायद यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी होगी। लेकिन फिल्म देखने से पहले आपको 5 बातें जरूर पता होनी चाहिए। अब तक हमने समझ लिया कि द ओडिसी आखिर है क्या, ट्रॉय का युद्ध क्यों हुआ और ओडिसियस कौन था। अब सवाल यह है कि जब आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देखने जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी फिल्म में सिर्फ तलवारें, युद्ध और राक्षस दिखाई देंगे तो शायद आप गलत हैं। असल में द ओडिसी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है घर लौटना, होम कमिंग। युद्ध जीतने के बाद भी अगर कोई इंसान अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाए तो क्या उसे सचमुच विजेता कहा जा सकता है? यही सवाल इस महाकाव्य का केंद्र है। और दूसरी बात, ये इतिहास और मिथक का थोड़ा सा मिश्रण है। इतिहासकार आज भी इस बात पर पूरी तरीके से सहमत नहीं है कि ट्रॉय का युद्ध बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा महाकाव्य में लिखा गया है। आधुनिक तुर्की के ट्रॉय के अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन देवताओं, राक्षसों और चमत्कारों को इतिहास नहीं बल्कि मिथक माना जाता है। इसीलिए इसे माइथोलॉजी कहते हैं। यानी जब आप फिल्म देखें तो उसे एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि इतिहास और कल्पना के अद्भुत मेल के रूप में देखें। तीसरी बात, ओडिसियस की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं है।
अगर एक्लीज ताकत का प्रतीक था तो ओडिसियस बुद्धिमानी का। वह कई बार अपनी सूझबूझ से मुश्किल परिस्थितियों से निकलता है। यही वजह है कि पश्चिमी साहित्य में उसे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक आदर्श रणनीतिकार भी माना जाता है। और चौथी बात, नोलन शायद सिर्फ राक्षसों पर फोकस नहीं करेंगे। अगर आपने उनकी पिछली फिल्में देखी हैं तो आप जानते हैं कि उन्हें बड़े विजुअल्स के साथ साथ इंसानी मन भी उतना ही दिलचस्प लगता है। इसलिए पॉसिबल है कि ओडिसी में असली कहानी समुद्र की नहीं है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि ओडिसियस के भीतर चल रही एक जर्नी की भी है। एक ऐसा इंसान जो युद्ध जीत चुका है लेकिन हर दिन खुद से लड़ रहा है। और पांचवी और आखिरी बात, फिल्म देखने से पहले पूरी कहानी जानना जरूरी नहीं है। असल में अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं कि ट्रॉय का युद्ध खत्म हो चुका है, ओडिसियस घर लौट रहा है और उसके सामने ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं जो उसकी बुद्धिमानी, धैर्य और हिम्मत की परीक्षा लेंगी, तो इतना ही जानना काफ़ी है। आगे आप मूवी देख सकते हैं। बाकी कहानी क्रिस्टोफर नोलन को बड़े पर्दे पर सुनाने दीजिए, यही फिल्म देखने का असली मजा होगा।